हेलो बच्चों, मैं आपका यारसर की स्टूडेंट का डायरेक्टर और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, यानी फीमेल पोर्शन चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। और उसमें भी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट। पिछला लेक्चर में आपको बता दिया गया था वल्वा के बारे में और आज चलेगा ब्रेस्ट के बारे में, यानी स्तन यानी छाती, जो हम लोग लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी में जिसे हम लोग छाती कहते हैं, स्तन कहते हैं, जिससे कि फीमेल्स यानी माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वही छाती के बारे में और उसका डेवलपमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। लेकिन हाँ, फिर वही कहूँगा, स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिए बच्चों। आपका मोटिवेशन हमें वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा उत्साहित करेगा और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा हमें अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रेस्ट के बारे में। अगर मैं बोलूँ ब्रेस्ट है क्या, तो आपको बोलना है डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड है वही अगर डेवलप हो जाए, एनलार्ज हो जाए, हम उसे बोलेंगे ब्रेस्ट। क्या बच्चों, ब्रेस्ट यानी स्तन यानी छाती का अगर मैं बात करूं, क्या छाती मेल्स के अंदर नहीं है ह्यूमन मेल्स के अंदर भी है। यानी मनुष्य में अगर देखा जाए तो फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों के पास ही ब्रेस्ट होता है, यानी छाती स्तन होता है, लड़कों के पास भी और गर्ल्स के पास भी। बट डिफरेंस ये है कि जो हमारा यानी बॉयज़ का जो मेमोरी ग्लैंड है बॉयज़ का, वो उतना डेवलप्ड नहीं है, वो रूडिमेंट्री हो चुका है, यानी वो हमारे लिए लगभग यूजलेस बन चुका है। लेकिन यही चीज़ फीमेल्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों को फीडिंग्स करवाने के लिए, यानी बच्चों को दूध पिलाने के लिए। फीमेल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन हमारे अंदर ये उतना डेवलप नहीं है। तो ध्यान रहे, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछे कि मेमोरी ग्लैंड्स मेल्स में है या फीमेल्स में, आपको कहना है दोनों में है, लेकिन मेल्स के अंदर ये रूडिमेंट्री है, यानी ये इतना डेवलप्ड नहीं है, और फीमेल्स के अंदर ये हाईली डेवलप्ड है। आपको ये बोलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट के बारे में। ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है बच्चों, ये कोई ऑर्गन का नाम नहीं है ब्रेस्ट, ये कोई सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का नाम है। यानी हमारे अंदर भी ब्रेस्ट है और फीमेल्स के अंदर भी, अगर हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड्स है उनके अंदर भी, लेकिन हम कहेंगे हमारे अंदर उतना डेवलप नहीं है, तो हम अपने अंदर तक यानी बॉयज़ तक इसे सिर्फ हम मेमोरी ग्लैंड कहेंगे, ब्रेस्ट नहीं कहेंगे। यानी मेमोरी ग्लैंड ही डेवलप होके थोड़ा सा एनलार्ज होके ब्रेस्ट बनाता है। तो अगर ब्रेस्ट का बात करें तो आपको कहना है कि फीमेल्स के अंदर है और मेमोरी ग्लैंड दोनों, हमारा भी मेमोरी ग्लैंड उनका भी, उनका मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड होके ब्रेस्ट बन गया। अब देखिए, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। सिक्रीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, यानी जो मिल्क का बात करें तो जो मिल्क जो सिक्रेट होता है वो एपोक्राइन इन नेचर होता है। एपोक्राइन मतलब जानते हैं आप, हल्का गाढ़ा, जिसे हम बोलते हैं एपोक्राइन। एपोक्राइन मतलब हल्का गाढ़ा सिक्रेशन। अब देखिए, स्वेट ग्लैंड ही मॉडिफाई होके बना है मेमोरी ग्लैंड। देखिए अब थोड़ा और अगर एक लेवल आगे जाए तो हमारा शरीर में जो स्वेट ग्लैंड है, यानी पसीना निकालने वाला ग्रंथि, जिसे हम बोलेंगे स्वेट ग्लैंड, तो शरीर का जो स्वेट ग्लैंड है वही स्वेट ग्लैंड में से स्वेट ग्लैंड जो है डेवलप होके मॉडिफाई होके बन गया है मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड आगे डेवलप होके बन जाएगा ब्रेस्ट। समझ रहे हैं आप? यानी अगर आपको कोई पूछे हमारे अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स है, ये मेमोरी ग्लैंड्स का एक्चुअल ओरिजिन क्या है, तो आपको बोलना है स्वेट ग्लैंड। यानी शरीर में जो और सब स्वेट ग्लैंड है कुछ इसी प्रकार से उन्हीं में से मॉडिफाई होकर बना गया है मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड अगर डेवलप होकर बन जाता है ब्रेस्ट। अब देखिए बच्चों, मेजर चेंजेस इन फीमेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, यानी ह्यूमन का जो फीमेल्स है उसके अंदर जो कुछ ज़्यादा बदलाव आता है, 3-4 बदलाव जो कि प्यूबर्टी एज में होता है। प्यूबर्टी एज वैसे तो 11 माना जाता है, लेकिन 8 से अगर स्टार्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 8 से लेकर 13 तक ये जो है आपका प्यूबर्टी एज है। इसमें क्या क्या आपको कुछ मेजर चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलेगा। यानी अगर वो फीमेल्स ह्यूमन का है तो उसमें आपको 3 चेंजेस, 3 बड़ा बदलाव मिलेगा इस उम्र के दौरान। क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले मेनार्च मतलब होता है बच्चों स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेस्ट्रोसाइकिल, पहला पीरियड्स का स्टार्ट होना। यानी अगर फर्स्ट पीरियड किसी फीमेल्स के अंदर स्टार्ट हुआ, पीरियड मतलब आप जानते हैं ब्लीडिंग होना, जो ब्लीडिंग होता है पहली बार फर्स्ट टाइम पीरियड होता है,
उस पीरियड से हम लोग बोलेंगे कि मेनार्च यानी फर्स्ट पीरियड। पीरियड जो होता है बच्चों वो मेस्ट्रोसाइकिल का हिस्सा है। मेस्ट्रोसाइकिल 28 दिन का होता है बच्चों, 28 दिन का मेस्ट्रोसाइकिल होता है। उसमें से पहला 2 से 3 दिन तक ब्लीडिंग होता है, तो हम इसे बोलते हैं पीरियड। क्या बोलेंगे? पीरियड। तो क्या पीरियड मेस्ट्रोसाइकिल का हिस्सा है? हाँ, ये 28 दिन का पहला 2-3 दिन पीरियड्स कहलाएगा। तो फर्स्ट पीरियड जब किसी फीमेल में स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, तो हम उसे बोलेंगे मेनार्च। अब एक बात है प्यूबार्च। प्यूबार्च मतलब फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर। जो प्यूबिक हेयर जो होता है बच्चों, आपको पिछला लेक्चर में प्यूबिक हेयर के बारे में कुछ बातें बताया भी गया था, तो ध्यान रखना है। प्यूबिक हेयर का पहला अपीयरेंस हम उसे बोलेंगे प्यूबार्च। क्या बोलेंगे? प्यूबार्च। और एक और है बच्चों थेलार्च। क्या है? थेलार्च। इसमें हम बोलेंगे फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रिस्ट या फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रिस्ट। इस दौरान ब्रिस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसे बोलेंगे थेलार्च। यानी अगर कोई 4 साल 5 साल का बच्ची है, उसका ब्रिस्ट आपको नॉर्मल ऑब्जर्व होगा बच्चों, लेकिन अगर ये 8 से 13 के अंदर, अगर इसके अंदर ये चला जाएगा, तो फिर उसका धीरे धीरे ब्रिस्ट का डेवलपमेंट होगा, जिसे हम बोलेंगे थेलार्च। तो ये पूरा डिटेल्स आपको बताया गया है। और अभी मानिए तो हम लोग कुछ स्टार्ट ही नहीं किए हैं, अब तो स्टार्ट होगा मेन पोर्शन। यानी मैं ब्रिस्ट का फोटो बनाऊंगा, पिक्चर बनाऊंगा, और उससे इमेजिन करके मैं बहुत सारा चीज़ों को और कनेक्ट करने का कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो टर्म्स आपको बताया गया है उसको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई होकर बना है मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड ही आगे जाके ब्रिस्ट बनाता है डेवलप होके। हमारे अंदर उतना डेवलप नहीं है, हम उसे बोलते हैं। लेकिन आप एक सवाल और है बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ मेल्स में आप देखे होंगे जो मेमोरी ग्लैंड है यानी जो ब्रिस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं बच्चों? गायनेकोमेस्टिया। यानी गायनेकोमेस्टिया मेल्स का एक ऐसा है जिसमें मेल्स के अंदर ब्रिस्ट आपको एनलार्ज्ड फॉर्म में मिलेगा, बड़ा फॉर्म में मिलेगा, तो आपको बोलना है ये जो है गायनेकोमेस्टिया है। जनरली काइनफिल्टर सिंड्रोम वाले पर्सन 80% लोगों में ये पाया जाता है बच्चों। अगर किसी को काइनफिल्टर सिंड्रोम है यानी एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाना, बातें उड़ रहा है आपका, ये जेनेटिक्स का बात चल रहा है, बट ध्यान रहे अगर काइनेफिल्टर सिंड्रोम किसी इंसान को है तो उसमें से 80% इंसान के अंदर गायनेकोमेस्टिया मिलेगा, यानी ब्रिस्ट का बड़ा मिलेगा। तो अगर ब्रिस्ट नॉर्मल इंसान से किसी इंसान का ब्रिस्ट आपको ज़्यादा एनलार्ज मिले यानी थोड़ा ज़्यादा बड़ा मिले, तो आपको बोलना है ये कंडीशन जो है ये गायनेकोमेस्टिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गायनेकोमेस्टिया। चलिए बहुत बात हो गया, अब आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग अच्छे से और समझेंगे मिल्क का सिक्रीशन कैसे होता है और उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होता है। जल्दी से इसे नोट कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया हुआ है, यानी ये डायग्राम एज इट इज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आपको ये डायग्राम इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आए कि असल में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है तो वो किस किस रूट से और कैसे कैसे निपल्स तक आता है। एक्चुअली जो मिल्क इजेक्शन हो रहा है बाहर, तो उनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है और किस किस चीज़ के थ्रू वो ट्रेवल करके आ रहा है बच्चों। ये लगभग बच्चा इसमें कंफ्यूज है, क्योंकि उसे ऐसा डायग्राम बना दिया जाता है जो एनसीईआरटी में है, जो अक्सर बच्चे को समझ में नहीं आता है। ये एक लॉजिकल डायग्राम है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैं क्या किया, ये जो है बच्चों यहाँ पर जो ये गोला गोला आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्वियोलाई। इसी को हम बोलते हैं एसिनी। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिनी। एक्चुअली में मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं ये लोग। फिर से जो आप देख रहे हैं उधर गोल गोल लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, वैसे सर्कुलर नहीं है बच्चे, स्फेरिकल है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, छोटा 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 ये बॉल जो है एक्चुअली में यही मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी दूध तो मिल्क तो यहां पर बन रहा है। अब देखिए, अब ये विषय अलग है कि सर बन कैसे रहा है। अगर आप वो भी बोलिएगा तो मैं इसी लेक्चर में कवर कर लूंगा एंड में कि सर इसको थोड़ा सा खोल के बताइए इधर मिल्क प्रोडक्शन हो कैसे रहा है। अभी हमें ये देखना है कि मिल्क प्रोडक्शन मानिए यहां पर हो रहा है, इसमें मिल्क प्रोडक्शन हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, ये सब में मिल्क बनके रेडी हो गया। अब बच्चों जो मिल्क है बच्चों वो यहां से ट्रेवल करेगा, यहां से जाएगा, हम इसे बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ध्यान रहे
हर एक एल्वियोलाई या फिर एसिनी का जो डक्ट है उसे हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। यानी ये मिल्क यहाँ से ट्रेवल होकर इधर आ सकता है, कोई बात नहीं, आ गया सबका मिल्क आ गया। हमें अल्टीमेटली मिल्क को यहाँ पर निपल तक लाना है ताकि बच्चे इसको आसानी से सक कर पाए, चाइल्ड इसे फीड कर पाए बच्चों। चलिए यहां पर मिल्क प्रोडक्शन हो गया, ये मिल्क यहां आ गया, सबका मिल्क यहां आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये मिल्क यहां पर आगे ये जो पाइप है इसको हमने बोल दिया मेमोरी ट्यूब्यूल्स, नाम याद रखिएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब यहां से यहां आगे ट्रेवल होते होते मानिए मैं इसको ले जा रहा हूं मिल्क, यहां पर जाते जाते यहां पर इनका भी मिल्क यहां से चलते यहां पर आ गया। हम इस जगह को बोलते हैं मेमोरी डक्ट। क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट। क्या मैं कह दूं, ध्यान रहे फिर से, क्या मैं कह दूं, जहां पर मेमोरी ट्यूब्यूल जाके एक साथ कंबाइन हो रहा है उस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। यानी मेमोरी डक्ट जो है वहां पर मेमोरी ट्यूब्यूल्स का कनेक्शन है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स वहां जाके जुड़ते हैं। चलिए ये भी हम मान गए। अब देखिए उसी प्रकार यहां से भी मिल्क निकलेगा, यहां पर भी जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पर से भी जो मेमोरी डक्ट है, ये भी मेमोरी डक्ट है, यहां से जो मिल्क निकला वो इधर आया। अब देखिए बच्चों हमें मिल्क अल्टीमेटली यहां पहुंचाना है, ध्यान रहे, सेफली। अब ये जाके दोनों बच्चों यहां पर जो है एक और मेमोरी डक्ट है, यहां ये तीनों के तीनों जाके एक जगह खुलते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्प्यूला। यानी अल्टीमेटली हमारा मिल्क एसिनी या फिर एल्वियोलाई से निकलते हुए एम्प्यूला तक पहुंच गया आसानी से, और हमारा मिल्क यहां पर स्टोर है। क्या है बच्चों, स्टोर। अब यहां से जो ये एम्प्यूला जो है आगे जाके थोड़ा और नैरो होगा, जिसे हम बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। यानी लैक्टिफेरस डक्ट डायरेक्ट एम्प्यूला, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला से अटैच्ड है, यहां से मिल्क यहां एकदम लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए निपल से निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों ये जो एक कहानी है, ये एक ही कहानी है। ये ऐसा एक ब्रेस्ट के अंदर, ध्यान रहे, 2 स्तन होता है, 2 छाती होता है, ऐसा स्ट्रक्चर 15 से 20 पाया जाता है सिंगल ब्रेस्ट के अंदर। यानी सिंगल ब्रेस्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर 15 से 20 पाया जाएगा। हमने बनाया है सिर्फ 2। हमने कितना बनाया है, सिर्फ 2, क्योंकि 15 से 20 बना दिए तो बोर्ड भर जाएगा और फिर डायग्राम बनाते बनाते सारा समय निकल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसे हम बोलते हैं बच्चों मेमोरी लोब। क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स। तो टोटल मेमोरी लोब्स कितना होता है, आपको बोलना है 15 से 20 इन ईच ब्रेस्ट। इसका पूरा देखिए एक तरफ से, फिर से यहां से मिल्क निकला मेमोरी ट्यूब्यूल्स, यानी एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल से होते मेमोरी डक्ट से होते एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से डायरेक्ट होते हुए निप्पल, और निप्पल से होते हुए बाहर निकल जाता है। यानी देखिए अगर मैंने कहा 15 से 20 मतलब 15-20 एम्प्यूला भी होगा, 15-20 लैक्टिफेरस डक्ट भी होगा, और वो 15 के 15-20 लैक्टिफेरस डक्ट कहां के मिल जाएगा, निप्पल में। और बच्चा डायरेक्ट कहां सक करता है बच्चों, निप्पल से सक करके बच्चे के मुंह के अंदर मिल्क चला जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस डायग्राम के थ्रू आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। बच्चों इधर कुछ बहुत सारा फैट वगैरह होता है जो मैं नहीं बनाया, डायग्राम और खराब हो जाता है। ये तो आपका जो है ये एक मेमोरी लोब हो गया, और मेमोरी लोब, इनके बीच में साइड वाइड में यानी ब्रेस्ट के इर्द गिर्द बहुत सारा फैटी टिश्यू भी मिलता है, वो आपको ध्यान रखना है। हमने ये आपको बता दिया और ये पूरा रूट भी बता दिया। अब बच्चों ये एक मेमोरी लोब है और ये एक पूरा मेमोरी लोब है, इनके बीच में एक टिश्यू पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटरलोब्यूलर। लोब्स के बीच, 2 देश के बीच क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, कुछ भी हो, 2 देश, इंटरनेशनल 2 नेशन के बीच, तो 2 लॉब्यूल्स, ये लॉब्यूल्स, इसके बीच में जो टिश्यू होता है उसे हम बोलते हैं इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये सारा के सारा जाके मसल्स में, और फिर मसल जाके हमारा यहां पर जो बोन्स होता है, हड्डी, रिब्स, ये जो रिब्स का जो बोन्स है, रिबकेज जिससे बनता है, वहां पर अटैच रहता है। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर आपसे सवाल कभी आया तो सवाल यहां पर आएगा कि यहां जो ये जो है सीक्वेंस, सबको ध्यान रखना है कि एल्वियोलाई से निकलते हुए मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये एम फॉर मेमोरी ट्यूब्यूल्स से होते हुए मेमोरी डक्ट से एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर निपल से होते हुए मिल्क का इंजेक्शन हो जाएगा।
अब हमारा क्या बच गया है? अब बच ये गया कि सर थोड़ा इसको खोल दीजिए, इधर मिल्क एक्चुअली में प्रोडक्शन हो कैसे रहा है, और सर थोड़ा सा हार्मोन्स से रिलेटेड चीज बता दीजिए कि कौन कौन सा हार्मोन्स है जो मिल्क प्रोडक्शन करवाते हैं और कौन कौन सा हार्मोन है जो मिल्क को इजेक्ट करवाते हैं यानी निकलवाता है। उससे पहले आपको जल्दी से इसे नोट करना है बच्चों, जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। लेकिन एक बार मेरे साथ बोलिए, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है बच्चों, जो फीमेल्स के अंदर मिल्क जो निकलता है उसका रूट हम देखते हैं। सबसे पहले एल्वियोलाई में प्रोडक्शन होगा, एल्वियोलाई से मैमरी ट्यूब्यूल्स, मैमरी ट्यूब्यूल से मैमरी डक्ट, मैमरी डक्ट से एम्प्यूला, और एम्प्यूला से लैक्टिफरस डक्ट, और लैक्टिफरस डक्ट से होते हुए डायरेक्टली निपल से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, तो चलिए टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया उसी को एक बार और क्लियर तरीके से लिखा हुआ है बच्चों। ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई आपका जाके कनेक्ट हो जाता है मैमरी ट्यूब्यूल्स, यानी इसी का कनेक्शन है, और ये जाके मैमरी डक्ट में, मैमरी डक्ट एम्प्यूला, और एम्प्यूला लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से निपल्स होते हुए मिल्क निकल जाता है। ये मिल्क का मैंने आपको रूट बता दिया कि मिल्क कहाँ से कहाँ आया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, फ्यू डेज आफ्टर बर्थ जो येलोइश कलर का जो मिल्क निकलता है, यानी बर्थ होने के जस्ट बाद अगर आप देखते हैं बच्चे का, तो मम्मी से जो मिल्क निकलता है वो येलो कलर का होता है बच्चों, बहुत गाढ़ा होता है, और लगभग 2-3 दिन तक इसी प्रकार का मिल्क निकलता है। तो हम उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चों? कोलेस्ट्रम। उसमें IgA बहुत ज़्यादा, यानी इम्यूनोग्लोबिन A बहुत ही ज़्यादा होता है बच्चों, और जिसके कारण वो मिल्क बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चे को रेजिस्टेंस देता है और बाहर का और अंदर का इन्फेक्शन से बचाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं, जो येलो कलर का कोलेस्ट्रम होता है यानी मदर्स का स्टार्टिंग का मिल्क, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपको बोलना है IgA, जो रेजिस्टेंस देता है बच्चों को, यानी छोटा बेबी है अभी, वो जस्ट इस इन्वायरमेंट में आया है, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, जिसे बचाने के लिए वो मिल्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चों जो कोलेस्ट्रम होता है ये मैंने बता दिया, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शंस। अगर मैं बात करूं TS ऑफ एल्वियोलाई, फिर SC जो हमने एल्वियोलाई है, जहां से हमने मिल्क इजेक्शन स्टार्ट किया था, मिल्क प्रोडक्शन जहां से शुरू किया था, चलिए उसी को हम खोल के देखते हैं। हमने उसका TS ले लिया। TS जानते हैं आप? ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन यानी हमने उसको लिया स्फीयर को और बीच से काट दिया, और ये आपको आधा दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मैंने बनाया नहीं, यहाँ पर मायोएपिथेलियम होता है वो मैंने बनाया नहीं। ये जो होता है बच्चों, ये सेल्स जो है बाहर जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर आपसे कोई पूछे क्या एल्वियोलाई, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या एल्वियोलाई एक ही सेल है? नहीं, एल्वियोलाई में हजारों सेल है बच्चों, और मैं उस सेल का नाम बता रहा हूँ। जो बाहर का लाइनिंग्स में जो सेल है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके बाद जो उससे और लंबा सेल्स जो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये सेल बच्चों, यानी ये सेल जो क्यूबॉइडल से तो अटैच्ड है, लेकिन ये खुद कॉल्यूमनर है। कौन सा सेल है बच्चों? कॉल्यूमनर। तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉलम के जैसा है, थोड़ा लंबा सेल है, हम इसे बोलेंगे कॉल्यूमनर एपिथेलियम। जो देख रहे हैं ये सब न्यूक्लियस है सेल का। अब ये जो सेल्स होता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स, यही मिल्क प्रोडक्शन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, और मिल्क प्रोडक्शन करके जिस जगह में जमा करते हैं उसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, यानी कैविटी। इस कैविटी का नाम क्या है? ल्यूमेन। ल्यूमेन में क्या स्टोर होता है? मिल्क। मिल्क किसने बनाया? इसने, कॉल्यूमनर एपिथेलियम ने। ये किसके ऊपर है? ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। ये जो सिक्रीशन होता है ये एपोक्राइन नेचर का होता है। एपोक्राइन नेचर मतलब थोड़ा गाढ़ा। अब देखिए ये सब बता दिया। ये ल्यूमेन कैविटी स्टोर मिल्क ऑफ एसिनी। ये पूरा का नाम एसिनी है या फिर पूरा का नाम एल्वियोलाई है, जिसमें हजारों सेल वर्क कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, और ये कुछ इस प्रकार से अटैच्ड और इससे आगे बढ़ता है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कुछ हार्मोन्स है जिन हार्मोन्स का ब्रेस्ट से यानी मेमोरी ग्लैंड से कुछ लेना देना है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क इजेक्शन से, तो हाँ है। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोजन हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम है डेवलपमेंट ऑफ ट्यूब्यूलर सिस्टम। ये जो ट्यूब्यूल्स जो बनते आ रहे हैं बच्चों, चाहे मैं इस ट्यूब्यूल्स का बात करूं, ये जो आगे जो
डक्ट वगैरह जो बन रहा है ये पूरा बनने में, यानी फ्रेमवर्क जो ब्रेस्ट का जो फ्रेम बन रहा है उसको ज़्यादा और ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए ऑस्ट्रोजन हार्मोन चाहिए। यानी ऑस्ट्रोजन हार्मोन ही ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाता है, आप ये बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई या फिर एसिनी। ये जो एल्वियोलाई था इसको किसने ग्रो करवाया, इसको किसने बड़ा किया, इसको कौन डेवलप करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन। और बाद बाकी जो ट्यूब्यूल सिस्टम है वहां से जो मिल्क जो आ रहे हैं उस रूट को किसने बनाया, एस्ट्रोजन। अब प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क का सिंथेसिस करवाना, यानी ये जो प्रोलैक्टिन है ये यहां पर कॉल्यूमनर सेल्स को, इन सेल्स को बार बार ये उन्हें बोलेंगे, यानी प्रोलैक्टिन जो है ये हार्मोन इन सेल्स को बार बार प्रमोट करेंगे मिल्क बनाने के लिए, यानी मिल्क सिंथेसिस करवाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन ही बार बार कॉल्यूमनर सेल्स को प्रमोट करते हैं मिल्क बनवाने के लिए। किस काम के लिए बच्चों, मिल्क बनवाने के लिए। अब मिल्क बन गया, रेडी है, तैयार है। अब मिल्क निकालने के लिए भी एक हार्मोन चाहिए, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चों, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। इसका काम है मिल्क को इजेक्ट करवाना, यानी अच्छे से प्रोडक्टिवली अगर मिल्क को निकालना है तो इस हार्मोन का होना जरूरी है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन करता है, और कॉन्ट्रैक्शन करके और थोड़ा जो मदर अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो ये उसको और प्लेजर देता है, यानी और अच्छा महसूस करवाता है, और दूध वहां से ऑटोमेटिक वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है। अभी इस हार्मोन का बहुत ज़्यादा मिसयूज भी किया जा रहा है बच्चों, भर भर के इसको ब्लड में डाला जा रहा है। किसका, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है, यानी गाय और भैंस, इन सब के अंदर इस हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा डाला जा रहा है उनके ब्लड के अंदर, ताकि ये अच्छे से उन्हें प्लेजर फील करे और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क हम उनसे निकाल पाए, जो कि गलत है बच्चों। ऐसा करना नहीं चाहिए। जो नेचुरल है वहाँ तक तो ठीक है, हम बाहर से अगर हार्मोन डाल के सोचेंगे ज़्यादा मिल्क निकले, ये बात अच्छी नहीं है। तो देखिए फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, ये आपका एल्वियोलाई है, यही एसिनी है। इसका प्रो फंक्शन मैंने आपको बता दिया। हार्मोन्स 4 है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। इसका काम है ट्यूब्यूलर सिस्टम बनाना, इसका काम है इसको पूरा डेवलप करवाना, इसका काम है बच्चों प्रोलैक्टिन का मिल्क सिंथेसिस करवाने के लिए ये जिम्मेदार है, और ऑक्सीटोसिन मिल्क को निकलना है। जैसे बच्चा फीड करने के लिए, मम्मी से दूध पीने के लिए जैसे निपल्स में बच्चे का मुंह टच होता है तभी ये हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं ऑक्सीटोसिन, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क को इजेक्ट करवाने में यानी निकलवाने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब आपका काम क्या होगा, आपका काम है जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। लेकिन हम लेक्चर को यहाँ पर एंड नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि कनेक्टेड है और कुछ और बातें हैं जो रह रहा है ब्रेस्ट से रिलेटेड है बच्चों, हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए आप जल्दी से इसे नोट कीजिए और फिर वेट कीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ आपको बताऊंगा ताकि इसको यहीं पर एंड करें और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर पाए गैमेटोजेनेसिस। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ ना रह जाए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा चीज़ हमें ख़त्म करना है। इसीलिए हम इसी लेक्चर में इसे कुछ और थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से आप नोट कीजिए और फिर से हम इसका कुछ और पोर्शन बच गया है कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। हाँ बच्चों देखिए, यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक क्लोजली रिलेटेड टॉपिक है जो यहाँ से कनेक्ट होता है तो हमें कनेक्ट करना भी चाहिए, क्योंकि अगर जिस टॉपिक जहाँ से कनेक्ट हो रहा है अगर हम वहाँ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा बच्चों। यहाँ एक टॉपिक है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया ये है, लेकिन मैं यहाँ से इसीलिए शुरू किया हूँ ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे समझ में पाएँ। आफ्टर 7 months ऑफ प्रेगनेंसी का यानी पेट में बच्चा होने का 7 महीना बाद होगा क्या बच्चों, प्लासेंटा जो है रिलीज करेगा HPL हार्मोन। प्लासेंटा जानते हैं आप, प्लासेंटा जो बच्चे के साथ अटैच रहते हैं बच्चों, फिटस के साथ, तो प्लासेंटा जो है वो प्लासेंटा क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे हम बोलते हैं HPL। अभी बच्चा पेट में ही है, 7 महीना हुआ है और HPL हार्मोन रिलीज किया, और ये हार्मोन सीक्रेट करेगा प्रोलैक्टिन। क्या सीक्रेट करेगा बच्चों, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन का काम क्या है आपको पता है, मिल्क का प्रोडक्शन करवाना। ये मिल्क
प्रोडक्शन करवाएगा। अच्छा क्या अभी बच्चा हो गया है? नहीं नहीं नहीं, अभी तो बच्चा पेट में है, फिर भी मिल्क बनाना स्टार्ट करवा दिया है। नेचर कितना ज़्यादा और एडवांस है बच्चों। सोचिए आप कि अभी बच्चा हुआ नहीं है लेकिन मिल्क का तैयारी चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है अगर बच्चा पेट में है और 7 महीना हो चुका है तो ये बच्चा होगा तो इन्हें मिल्क का जरूरत पड़ेगा। तो ये एडवांस में मिल्क का प्रोडक्शन करवाने के लिए प्लासेंटा छोड़ रिलीज कर रहा है HPL हार्मोन, और HPL हार्मोन सीक्रेट कर रहा है प्रोलैक्टिन को, और आपको पता होगा प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करवाएगा। सर ये अभी मिल्क क्या होगा, ये तो वेस्ट हो जाएगा। ना मुन्ना ना, ये मिल्क स्टोर हो जाए कहां पर? एम्प्यूला में। कहां पर बच्चों? एम्प्यूला में। और ये ज्यादा स्टोर होने के कारण ही तो गाढ़ा हो जाता है यार, और कोलेस्ट्रॉम बोले अभी हम उसको, क्या बोले? कोलेस्ट्रॉम। तो चलिए बच्चों, स्टोर्ड इन एम्प्यूला, एम्प्यूला में स्टोर हो गया। ये तो हो गया एक कहानी। अब देखिए इस कहानी में एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं आप, प्रेगनेंसी, अभी बच्चा पेट में है, अभी पार्चुरेशन नहीं हुआ है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन 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 प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बन गया है। जस्ट बच्चा पैदा होने के बाद ये हार्मोन खत्म नहीं होगा, ये हार्मोन रहेगा बच्चों, और जब ये हार्मोन रहेगा ही तो आपको इसी के कारण देखने को मिलेगा लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब चलिए क्या होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, यहां तक तो आप समझ गए कि जैसे ही बच्चा 7 महीना क्रॉस कर गया पेट में तो HPL रिलीज करेगा प्लासेंटा, और HPL जो है प्रोड्यूस करेगा, सीक्रेट करेगा प्रोलैक्टिन को, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ वो स्टोर ही हो बट वो प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए आफ्टर पार्चुरेशन, अब बच्चा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, डिलीवरी हो गया। अब बच्चा डिलीवरी हो गया, अब क्या होगा? क्या ये हार्मोन जो पहले से ही बन रहा था फीमेल्स के अंदर, क्या वो जस्ट घट जाएगा? नहीं, ये हार्मोन ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का हाई अमाउंट होने के कारण प्रोलैक्टिन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू GnRH, LH एंड FSH। ये तीनों को, तीनों हार्मोन, बस आपको इतना याद रखना है, ये तीनों हार्मोन होता है बच्चों, इनका काम है मेस्ट्रोसाइकिल को रन करवाना। यानी फीमेल में जो एग वगैरह रिलीज होता है मेस्ट्रोसाइकिल के दौरान, मेस्ट्रोसाइकिल, ध्यान रहे आप, मेस्ट्रोसाइकिल को चलवाने के लिए ये तीनों हार्मोन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना आपको, जब हम हार्मोन पढ़ाएंगे पूरा समझा देंगे। ध्यान ये रखना है कि पार्चुरेशन हो गया लेकिन 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 फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन बच गया है। वो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देता है। GnRH, LH और FSH का ये उल्टा, यानी इन लोगों को ये अभी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि एक काम करो, प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, तो प्रोलैक्टिन इनका प्रोडक्शन होने नहीं दे रहा है, और इनका प्रोडक्शन नहीं होगा तो मेस्ट्रोसाइकिल नहीं रन होगा, और मेस्ट्रोसाइकिल नहीं रन होगा बच्चों तो जब तक मेस्ट्रोसाइकिल स्टॉप रहेगा तब तक पेट में दोबारा बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेस्ट्रोसाइकिल के दौरान ही ओवा यानी एग रिलीज होता है, वही एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है। अगर किसी फीमेल के अंदर मेस्ट्रोसाइकिल स्टॉप हो गया है, उसका बच्चा होना इम्पॉसिबल है, बच्चा नहीं होगा, क्योंकि मेस्ट्रोसाइकिल के दौरान ही एग होता है। मैं आपसे कह रहा हूं पार्चुरेशन हो गया लेकिन 6 महीने तक बच्चा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा है, और प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने के कारण GnRH, LH और FSH को प्रोडक्शन नहीं करने दे रहा है, जिसके कारण रुका हुआ है मेस्ट्रोसाइकिल। अब हम इसे, इस पीरियड्स को हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये बच्चों नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स, पिल्स, कॉन्डोम्स का यूज़ किया जाता है बच्चों को नहीं होने देने के लिए और रोकने के लिए फर्टिलाइजेशन को। बट आप देखिए यहाँ पर नेचुरली एक ऐसा कहानी बना कि नेचुरली 6 महीने तक बच्चा होना असंभव है, चाहे कितना भी क्वाइटस करे, कितना भी सेक्स करे। अब देखिए वैसे तो नेचुरल मेथड है, थोड़ा रिस्की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि और दूसरा मेथड का यूज़ नहीं किया जाए। बट ये जो मेथड है बच्चों, ये ज़रूरी नहीं कि 6 महीना तक, थोड़ा आगे पहले भी खत्म हो सकता है, बट यहाँ पर नेचुरली जो है स्टॉप हो गया मेस्ट्रोसाइकिल का, हम इसे बोलेंगे अरे ऐसा होना भी नेचर के लिए कितना ज़रूरी था। बस सोचो बच्चों, अगर अभी बच्चा हुआ और 3 महीना बाद फिर सारा प्रेगनेंसी हो जाएगा तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा एक मम्मी के लिए। इसीलिए उसको 6 महीना तक उसका मेस्ट्रोसाइकिल को रोक दिया जाता है। अगर इस बीच में वो क्वाइटस या फिर सेक्स करे भी, फिर भी बच्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेस्ट्रोसाइकिल स्टॉप है, मेस्ट्रोसाइकिल रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलैक्टिन है अंदर, तो प्रोलैक्टिन GnRH, FSH और LH को रोक के रखा है।
और जिनके कारण मेट्रो साइकिल रुका हुआ है। यहीं पर आपका कहानी खत्म हो रहा है बच्चों। पूरा कहानी आपका जितना इससे रिलेटेड था, आगे पीछे ऊपर नीचे, मैं सब आपको बता दिया। और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होने जा रहा है गैमेटोजेनेसिस बच्चों। सारा चीज को आपको डायग्रामेटिकली, स्ट्रक्चरली सब चीज बताया जा रहा है, ताकि आप एक दूसरा चीज को रिलेट करके समझ पाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए बच्चों। नोट्स क्लियर रहना चाहिए। जो भी बच्चे ऑफलाइन सेंटर्स में इधर उधर पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होने का चांस इसीलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो लाइव क्लास नहीं, बल्कि वो आमने सामने फेस टू फेस क्लास करते हैं और नोट्स वगैरह भी रेडी करते हैं। आप में से बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो ये सोचते हैं कि मैं नोट्स बाद में कर लूंगा, ये वो इधर उधर से पीडीएफ। कुछ नहीं बच्चों, मैं क्लास में लिख रहा हूं। अगर आप समझ रहे हैं, आपको भी मेरे साथ लिखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, खुद से बहुत सारा डाउट आपका वैसे भी रह जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगा बच्चों। इसीलिए सारा का सारा चीज को नोट कीजिए, समझते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स बच्चों।